नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो मेरे मित्रों? आज अपन शुरू करते हैं अपने एक महत्वपूर्ण बिंदु जो बीच में ही है अपना, वो है चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश के बारे में हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे और उनमें एक परम प्रतापी शासक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अगर अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में सामान्य जानकारियां हमने कर ली थी, है ना, उनके सामान्य परिचय से लेकर के जन्म 1166 में हमने कर लिया था। पिता का नाम हमने सोमेश्वर, है ना, ये चर्चा कर ली थी। माता का नाम कर्पूरी देवी किया। 1177 में सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी हमने कई जो बातें लगातार की थी, जैसे कि हमने बात की कि ये स्वतंत्र मतलब 1177 से 78 तक अपनी माता कर्पूरी देवी के शासनकाल में ही शासन करते हैं और उनके संरक्षिका होती है। उस समय वहां के पीएम, है ना, मतलब प्रधानमंत्री की बात आती है तो वो कौन है, कैमास है। और अगर सेनापति की बात आती है तो भुवनमल है। उसके बाद में हमने कई महत्वपूर्ण बातें की कि इन्होंने स्वतंत्र शासन अपना शुरू कर दिया था 1178 में। और फिर इन्होंने, है ना, दो उपाधियों के बारे में मैंने बताया आपको, एक तो राय पिथौरा और एक कौन सी उपाधि थी, दल पंगुल। और उसके बाद हमने चर्चा की कि इन्होंने, है ना, आरंभ में ही अपर गांगे व नागार्जुन के विद्रोह का दमन कर दिया था। और उसके बाद हम इनसे भी आगे निकल गए थे कि ये कई संघर्ष जो इनके आसपास मतलब जो भी चारों तरफ का जो आवरण था वो संघर्ष से भरा हुआ था। ये सारी बात हम कर रहे थे। तो हमने एक मैप के माध्यम से इस प्रकार की बात पढ़ी थी कि जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान है और राजस्थान में ही अपन लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ा था, जैसे हमने ये पढ़ा अजमेर, और अजमेर में शासक, देखो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज वहां बच गई थी। अजमेर में अपना शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। कौन है, पृथ्वीराज चौहान। और ये भी कौन सा, तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। और उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ 2-3 विद्रोह के द्वारा इसका जो दमन किया गया, एक तो जो जाति थी उसका नाम था बंडानकों का दमन इसने कर दिया था, तो ये भी हमने बात की। एक हमने बात की कि इसने किसका, एक नागार्जुन का भी ध्यान दे लेना, नागार्जुन का दमन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी इससे संबंधित कि एक बात हमने वो भी की थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, दिल्ली की बात भी अपन करेंगे यहाँ। अभी हमें दिल्ली की भी जरूरत है क्योंकि ये बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली और कन्नौज की बात करना, है ना, हमें जरूरी है। एक तो दिल्ली और एक कन्नौज। ठीक है, तो दिल्ली कन्नौज इधर हमने बात कर ली। और इधर अपन बात करते हैं तो इधर गुजरात है, गुजरात। और गुजरात में जो वंश कौन सा है, चालुक्य वंश है। और चालुक्य वंश के यहाँ शासक इसके समकालीन कौन है, भीम सेकंड है। ठीक है, और यहाँ हमने बात कर ली थी कि आबू क्षेत्र है ना, सिरोही का माउंट आबू, उस क्षेत्र में, है ना, वो है सलख पंवार। कौन है, सलख पंवार। और इस सलख पंवार की पुत्री का नाम क्या है, इंछिनी है। क्या नाम है, इंछिनी है। ठीक है, तो ये सारा विवाद हमने कर लिया था कि भाई ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये भंडानकों का दमन कर देते हैं, नागार्जुन का दमन कर देते हैं। और एक हमने बात कर रखी है वो कौन सी, महोबा की। किसकी बात की थी, महोबा की। और महोबा में भी यहाँ पर परमर्दी देव को क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था। 2 वीर सेनापति मैंने आप लोगों को बताया। सेनापति का नाम आला व उदल था। 1182 का ये तुमुल का युद्ध था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और यहाँ भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और वो ये थी कि ये जो अजमेर के जो चौहान है पृथ्वीराज चौहान, ये जो पूरा मामला ये था, ये जो इंचिनी थी और एक ये भीम सेकंड था। ये जो भीम सेकंड है ये इंचिनी के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन इंचिनी की इच्छा इनके साथ विवाह करने की नहीं थी, तो इनकी इच्छा इनके साथ थी। इस वजह से क्या करना पड़ा, यानी पृथ्वीराज चौहान इसके साथ क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। तो इसको क्रोध आता है, यह आक्रमण करता है किसके ऊपर, आबू के ऊपर। किसके ऊपर, आबू पर। और आबू पर यहाँ यानी कौन है, सलख पंवार है, ये सहायता मांगता है किससे, पृथ्वीराज चौहान के पिता जिसका नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। और कहते हैं सोमेश्वर चौहान की यहाँ पर क्या हो जाती है, युद्ध में
मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है। 1177 की बात है तो थोड़ी इसे प्राचीन भी है। इधर 1182 की हम पढ़ चुके हैं। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, यानी जो पृथ्वीराज चौहान है अपने महत्वाकांक्षी नीति की वजह से, चाहे कैसे भी नीति हो, उसकी वजह से अपने आसपास सारे दुश्मन खड़े कर रहा है। और इधर बात आती है दिल्ली की, और दिल्ली पर आप लोगों को पता है पृथ्वीराज चौहान का क्या है, अधिकार तो है ही। एक बात आप याद रख लेना, अगर मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बता भी दिया होगा, अगर दिल्ली की बात करें, यानी दिल्ली पर सर्वप्रथम, ये प्रश्न आया हुआ है, दिल्ली पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला चौहान शासक, सर्वप्रथम अधिकार करने वाला चौहान शासक कौन सा है, तो वो आप लोग ध्यान रख लेना। वो कौन सा अधिकार करने वाला चौहान, विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो ये बात आपने मतलब भूलनी नहीं है कि दिल्ली पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला शासक कौन है, विग्रहराज चतुर्थ है। और उसके बाद ये भी करता है, और यहाँ पर दिल्ली पर किस वंश का शासन था, तोमर का। और तोमर आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान का नाना था, और नाने का नाम क्या था, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ बात होती है। इधर है कन्नौज साथियों, ये है कन्नौज, है ना, यूपी का क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होता है कि मैं आप लोगों को बात बताता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कन्नौज में क्या होता है, कन्नौज का शासक होता है जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल। हमें समझना है, मैप के अनुसार सही नहीं लेकिन फिर भी समझना है, जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल। और ये जयचंद गढ़वाल है, बड़ा ही शक्तिशाली शासक है अभी इस समय। और कन्नौज का कौन है, जयचंद गढ़वाल। साथियों बात क्या थी कि ये जो जयचंद गढ़वाल है, इसके एक पुत्री होती है, और उस पुत्री का नाम क्या है, जयचंद गढ़वाल की पुत्री, और इस पुत्री का नाम है संयोगिता। पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता। देखो मामला यहाँ से गड़बड़ होगा, और अब गड़बड़ कैसे होगा, इधर ये जो दिल्ली है, ये अजमेर के चौहान शासक जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान, मतलब पीथर, पीथर मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और तृतीय का इधर तो क्या है, ननियाल है, कहाँ, दिल्ली। और इधर ये जो संयोगिता है, इसका ननियाल कहाँ है, दिल्ली। ठीक है, तो मामला ये होता है मित्रों कि ये जो दोनों ही है ना, बचपन में ये दिल्ली में मिल जाते हैं, है ना। और दिल्ली में क्या मिल जाते हैं, इनके दिल मिल जाते हैं, और इनके मोबाइलों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है। उसके बाद तो आप सब लोग जानते ही होंगे क्या होता है। तो ये जो मामला है, देखो इधर तो कौन है, पृथ्वीराज चौहान है, और इधर कौन है, संयोगिता है, जो कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री है। ठीक है साथियों, अब देखो अब बात क्या होती है, ये होती है कि ये जो मामला इनका आपस में चल रहा था, इस मामले का पता चलता है किसको, इस मामले का पता इसके हेडक्वार्टर को चल जाता है, और वो कौन है, जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल को यह पता चलता है कि अपनी जो पुत्री का झुकाव है किसकी तरफ है, पृथ्वीराज चौहान की तरफ है। तो तब क्या होता है, ये क्या काम करता है, अपन उठाइए केकसी, और यह सोचा है कि जय तो अभी है ना, ये टेंगरी को कर दिया ब्याह, नहीं तो आखिरी भाजेगी भूजेगी। ठीक है, तो तब ये क्या कर देता है, ये इसका विवाह की क्या है, स्वयंवर, विवाह का स्वयंवर रखता है। और ध्यान दे लेना, ये जो स्वयंवर होता है, स्वयंवर का मतलब होता है कन्या अपना वर स्वयं क्या करेगी, चुनेगी। पहले भी आर्य जो समाज थे उनमें पहले भी इस प्रकार की परंपरा थी। ठीक है, अब भी होती है। तो अब देखो ये जो स्वयंवर था, यहाँ ये खुद अपना पति चुनने का अधिकार था। लेकिन ध्यान दे, इस स्वयंवर में इस जयचंद ने देश विदेश के राजा महाराजाओं को बुला तो लिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को क्या नहीं भेजा, इसने निमंत्रण नहीं भेजा। और इनके अनबन का कारण था साम्राज्यवादी नीति। ये भी एक शक्तिशाली शासक था, और ये भी क्या था, शक्तिशाली शासक था, इस वजह से। और दूसरी अनबन का कारण यही था कि इसकी पुत्री के साथ इसका इस प्रकार का व्यवहार था, और ये बात चाहता नहीं था। इस वजह से जयचंद गढ़वाल ने इनको क्या नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार ये हुआ कि यहाँ, और देखो इतना काम तो ठीक हुआ, निमंत्रण नहीं भेजा ये भी ठीक, लेकिन ये जयचंद गढ़वाल क्या करता है, आगे भी इससे एक कदम और उठा लेता है, वो कि पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाई जाती है ना, लोहे की और या मिट्टी की किसी धातु की, और वो बना करके वहां रखी जाती है जहां पर है ना हमारी चरण पादुकाएं हम खोलते हैं, मतलब जहां गेट के आगे है ना प्रहरी के रूप में वहां पर रख दी जाती है मूर्ति। और ये अपमानित करने के लिए है किसके, पृथ्वीराज
चौहान की मूर्ति वहां पर क्या की जाती है, रखी जाती है। अब देखो बात, अब हुआ यूं कि ये जो स्वयंवर हो रहा था, स्वयंगिता के हाथ में क्या थी, माला थी। स्वयंगिता माला लेकर के, है ना, यहाँ राजा महाराजा बैठे थे, वो सोचते थे हमारे गले में डालेंगे, कोई सोचता था मेरे गले में डालेगा, ऐसा करते करते वो सोच रहे थे। लेकिन ये जो स्वयंगिता है माला लेती गई और अंत में जाकर के वो जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, उसके गले में क्या डाल दी, माला डाल दी। साथियों, प्रेम का खुमार कुछ इस प्रकार ही छाया हुआ था। ठीक है, तो ये होता ही कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये जो इसी के ना मूर्ति के गले में मतलब क्या डाल दी, माला डाल दी। इस वजह से यहाँ जयचंद गढ़वाल को भी क्रोध आना ही था, और भी लोगों को जो आए हुए थे राजा राजकुमार ना, जो विवाह करना चाहते थे, तो उनके क्या हुई दिक्कत। उन्होंने कह दिया कि अगर मामला आपका ऐसा ही तो पहले सेट था तो हमें आपने क्यों बुलाया, हमें क्यों अपमानित किया। ठीक है, तो इस वजह से फिर क्या होता है कि जयचंद गढ़वाल अपनी पुत्री स्वयंगिता को ना पहरा, मतलब इसके ऊपर पहरा बिठा देता है, कैद, एक प्रकार से कैद कर देता है। ये सूचना मिलती है किसको, ये सूचना मिलती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और फिर ये क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर से क्या करता है, सेना लेकर चलता है किस ओर, कन्नौज की ओर। ध्यान देना साथियों, जब ये चल रहा होता है तो इसके मित्र होते हैं एक चंद्रबरदाई, है ना, इसके मित्र भी है और दरबारी कवि भी है। तो वो इनको कहते हैं कि नहीं, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल काफी शक्तिशाली शासक है, उसके साथ पंगा लेना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान, है ना, ये भी तो सच्चे क्या हो गए थे एक बार प्रेमी, तो ये भी चल पड़े और किसकी ओर, कन्नौज की ओर, मतलब स्वयंगिता की ओर। और यहाँ आकर के ये क्या कर लेते हैं, यहाँ आकर के स्वयंगिता का अपहरण कर लेते हैं। कुछ थोड़ी, है ना, छुटपुट लड़ाई भी होती है और ये हरण करके ले आते हैं ना। यह जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो गीत गाते हुए जाते हैं ना, कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी सखियां अकेली। ठीक है, इस प्रकार गाते हैं। खैर, हमें तो ये ध्यान रख लेना है कि ये जब यहाँ पहुंचते हैं तो इसको लेकर के आ जाते हैं कहाँ पर, अजमेर में। तो अब देखो, ये जो पृथ्वीराज चौहान होता है, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री स्वयंगिता को अपहरण करके ले आता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, गढ़वाल तो नाराज होगा भाई, है ना, इसकी पुत्री का हरण कर लिया गया, इसके विरुद्ध कर लिया गया है। ठीक है, भले इनका प्रेम का जो मामला हो वो एक अलग बात है, अगर आज के समय में होती तो कोर्ट इनके पक्ष में होती, लेकिन वो पहले की बात है। तो अब अपन बात करते हैं, ये जयचंद गढ़वाल का परेशानी का कारण यही था। तो ये कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल क्या करता है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें ये पृथ्वीराज चौहान की क्या नहीं करता, सहायता नहीं करता। मतलब सामान्य सी बात है, हर कोई प्राणी होता वो भी यही करता, इसलिए इसे कहा जाता है ना, इसको गद्दार कहा जाता है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। इसके लिए एक मुहावरा भी शुरू हुआ है। तो वो ये था जयचंद। और अब अपन बात करेंगे, यानी ये जो अपहरण हो गया। ठीक है, अब देखो आप एक बात गौर से सुनो, यानी कि इधर भंडारकों का दमन, ये भी दुश्मन, इधर नागार्जुन का दमन, ये भी दुश्मन, इधर, है ना, दिल्ली से इधर मोहबा के अंदर चंदेल परमर्दी देव भी दुश्मन, और इधर कन्नौज का जयचंद गढ़वाल भी दुश्मन। और इधर क्या हुआ, ये गुजरात वाला सबसे, है ना, ये तो और ही खतरनाक था, तो ये भी दुश्मन। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति की वजह से क्या किया, अपने आसपास के जो पड़ोसी थे उन सभी को क्या कर दिया, यानी कि नाराज कर दिया। और इस नाराजगी का नुकसान हुआ कब, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसी ने इसका साथ नहीं दिया। फिर भी ये खुद भी ताकतवर था। लेकिन अब बात करते हैं मित्रों अगले अपन युद्धों की, और वो कौन से, तराइन के युद्धों की। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी जो मैंने आपको विस्तार से बताई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को विस्तार से बताई है। और पृथ्वीराज चौहान ये क्या करते हैं, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ मौखिक ही बता देता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये जो गुजरात का जो शासक होता है भीम सेकंड पर भी क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। और भीम सेकंड के जो मंत्री होते हैं जगदेव, उसको हरा दिया जाता है, अंत में संधि के लिए विवश कर दिया जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रख लेना। लेकिन मैंने आप लोगों को बड़ी ही विस्तृत तरीके से समझाने की दृष्टि से ये बातें आपको बताई है। अब अपन बात करें किसकी, यानी पृथ्वीराज चौहान के अगले युद्धों की। यानी अब युद्ध तो मेन अभी होने वाले हैं, अभी तो छुटपुट जो युद्ध है निर्णायक से युद्ध है, अपन उनकी ही बारी, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब अपने लिए महत्वपूर्ण युद्ध है जो अब होने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं युद्ध नंबर 1, और ये युद्ध कब होता है, 1191, और इसे अपन कहेंगे
तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अब आपसे ये पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो सामने तारीख लिखी हुई है 1191, दूसरा कब हुआ 1192। बस याद है, ये तो सरल है। तराइन है ना, हरियाणा का स्थान है। अब अपन बात, वर्तमान हरियाणा का स्थान। अब अपन बात करते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों, इसकी प्रारंभिक रूपरेखा क्या थी या प्रारंभिक कारण क्या था, युद्ध करने वाले लोग कौन कौन थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। इधर तो है गजनी, इधर गजनी, और गजनी का एक शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। गजनी के शासक का नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद साबुद्दीन गौरी लिख लेना आप लोग, मोहम्मद गौरी। और इसी का दूसरा नाम मिलता है शिहाबुद्दीन या साबुद्दीन, शिहाबुद्दीन गौरी। ठीक है, अब देखो ये मैंने शासक बताया किसका, गजनी, जो कि अफगानिस्तान में है, और वहां का शासक कौन है, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी इसी का दूसरा नाम क्या है, शिहाबुद्दीन गौरी। इधर अपन बात कर लेते हैं यानी अजमेर की, और अजमेर में अपने है ना, यही उस समय दिल्ली के भी है ना, दिल्ली का जो शासन वो भी इन्हीं के अधिकार में था, पृथ्वीराज चौहान के। मैंने आप लोगों को बताया इनका नाना अनंगपाल तोमर था। ठीक है, तो अजमेर की बात करेंगे अपन, और अजमेर में अपन बात करेंगे तो यहाँ हमारा शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान। कौन है भाई, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान कौन से है, थर्ड यानी तृतीय। और ये इधर शासक है, इधर शासक गजनी, मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन गौरी। होता यूं है कि मोहम्मद गौरी द्वारा क्या किया जाता है, ये एक स्थान पड़ता है तब्र हिंद। देखो स्थान है जिसका नाम है तब्र हिंद, और ये जो तब्र हिंद है वर्तमान बठिंडा वाला स्थान है। वर्तमान कौन सा स्थान, बठिंडा वाला। और इस बठिंडा वाले स्थान पर गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और यहाँ इस क्षेत्र पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार। इस क्षेत्र पर क्या कर लिया जाता है भाई, अधिकार। भारत का क्षेत्र है, पृथ्वीराज चौहान के अधीन आता है, और उस क्षेत्र पर गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, तो स्वाभाविक है संघर्ष होना। ठीक है, और यहाँ पर इस तब्र हिंद का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम है जियाउद्दीन। जियाउद्दीन, ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखना। मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। गजनी, गजनी का शासक मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन गौरी इसी का नाम है। ये क्या करता है, तब्र हिंद बठिंडा यानी भारत में ही आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान का ये क्षेत्र है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो अब हमें पता है अपने क्षेत्र पर कौन अधिकार करने देगा, और फिर ये शक्तिशाली शासक जिसके आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये आसपास अपने सभी राजाओं को हरा चुके हैं, जयचंद गढ़वाल जैसे शक्तिशाली शासकों को, उधर भीम सेकंड को भी हरा चुके हैं, तो इसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसका हाई है, इस वजह से ये इस बात को सहन नहीं करेगा। तो इधर से ये कौन है, पृथ्वीराज चौहान। और इधर मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं, यानी तब्र हिंद बठिंडा पर आक्रमण करने की वजह से पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, अपनी सेना लेकर के पहुंच जाता है कहां पर, ये जो स्थान है तराइन। ये स्थान कौन सा है, तराइन का स्थान है, मैंने आपको बता दिया हरियाणा में है, और जब है ना वर्तमान हरियाणा वाले क्षेत्र में आता है। और इधर ये गौरी भी कहाँ आ जाता है, इस क्षेत्र में, तराइन के युद्ध में। अब दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पर क्या होने वाला है, युद्ध। एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान के अगर सेनापति की बात की जाएगी, सेनापति की बहुत महत्वपूर्ण है, और इस व्यक्ति का नाम है चामुंड राय। चामुंड राय, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या है, चामुंड राय है। और साथ में दिल्ली का जो गवर्नर है वो भी है, दिल्ली का गवर्नर। दिल्ली का गवर्नर, और दिल्ली का गवर्नर उस समय कौन था, तो वो भी आप लोगों को याद करना है। वो भी अपन बात करेंगे किसकी, गोविंद तोमर की, है ना। दिल्ली के अगर अपन बात करेंगे किसकी, गवर्नर की। देखो मुख्य रूप से तो अपन बात कर रहे हैं, हालांकि अब जो दिल्ली है उसके गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं। इधर गजनी के शासक के सेनापति का नाम तो हमने उल्लेख कर दिया, जिसका नाम क्या था, यानी कि हमने जियाउद्दीन किया। और उधर हमने सेनापति किसके, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का भी उल्लेख कर दिया, और उसका नाम भी हमने क्या लिखा, चामुंड राय लिखा। और अगर अपन इसके एक गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर की बात करेंगे साथियों,
तो वो हो जाएंगे गोविंद राज तोमर। ध्यान देना, दिल्ली में तोमर वंश का शासन था। मैंने इसके नाना जी के बारे में आपको बता रखा है। तो दिल्ली का गवर्नर तो ये हो गया। और अब अपन बात करेंगे किसकी, यानी इसके गवर्नर की, और इसका नाम क्या है, गोविंद, नाम लिखे आप लोग, गोविंद देव तोमर, गोविंद देव तोमर। आगे बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम भी गोविंद देव ही होता है, और ये तोमर है, ध्यान देना, चौहान नहीं है। तो तोमर है ना, दिल्ली का गवर्नर है, और ये सेनापति चामुंडराय और पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब होता क्या है, इनके बीच युद्ध होना है, और इस युद्ध में कहते हैं कि ये जो यानी पृथ्वीराज चौहान यानी गौरी के द्वारा एक बाधा चलाया जाता है, जिसे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति हैं चामुंडराय, उनका कहते हैं कि दांत टूट जाता है। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि क्या टूट जाता है, दांत टूट जाता है। और इधर ये भी गोविंद राज है ना के साथ भी युद्ध होता है। तो अंत में कहा जाता है कि गोविंद राज के द्वारा एक जबरदस्त बाण मारा जाता है, किसके, गौरी के, और गौरी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौरी क्या हो गया, घायल हो गया। और गौरी जब घायल हो गया तो हमें पता है जब शिहाबुद्दीन गौरी घायल हो गया तो फिर सेना ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। तो कहा जाता है कि इस युद्ध में, ये जो तराइन का युद्ध है, जो तब हिंद बठिंडा को लेकर यहाँ युद्ध हुआ था, इसने यहाँ अधिकार किया और इन्होंने अपने क्षेत्र का वापस क्या किया, बचाव किया। इस वजह से यहाँ पर शिहाबुद्दीन गौरी की तो क्या हो गई, हार हो गई, और जीत किसकी होनी थी वो तो हमें दिखाई दे रहा है। और जीत किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या होगी, जीत होगी। तो हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तराइन का प्रथम युद्ध करवाया है, और युद्ध की मैंने सारी जो प्रसंग की बात है मैंने आप लोगों को बताई है। ये युद्ध देखो साथियों, ये युद्ध, इस युद्ध पर विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की, यानी अजमेर की विजय हो गई। और इधर पराजय किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की। और गौरी यहाँ से वापिस चला जाता है, कहाँ पर, गजनी चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गजनी चला जाता है। अब एक बात ध्यान से सुने, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने जो भूल की थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी, वो थी गौरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं करना। ये इतिहासकार बताते हैं, भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। ठीक है, तो ये गौरी की पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी, क्योंकि ये जो सेना थी उसको आराम से जाने दिया। और आपको पता है हारा हुआ शत्रु सबसे ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो ये फिर क्या है, यहाँ से यानी चाहते ही तभी से इन्होंने अपने मन में क्या कर दी, तैयारी शुरू कर दी, और इन्होंने लगातार तैयारी की। और अब की बार एक बड़े ही भयंकर भीषण आक्रमण के साथ आते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान और यानी अपने मोहम्मद गौरी के बीच में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग युद्धों की संख्या बताई जाती है। कुछ लोग 17 बताते हैं, कुछ लोग 13 बताते हैं, कुछ लोग 7 बताते हैं। सुरजन चरित्र हुआ है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके बीच 17 बार युद्ध हुए थे। तो कहने का मतलब इस प्रकार अलग अलग संख्या बताई जाती है। हमें जो याद करना है वो है प्रमुख रूप से 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो ये हमने प्रथम युद्ध की बात कर ली है, और इस युद्ध का नाम क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध, और सारी बात हमने की है। और तराइन जो स्थान है वो कहाँ है, हरियाणा में। मैंने आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे क्या, भारत भ्रमण, उसमें हमने बात की थी कि कुरुक्षेत्र, तराइन और पानीपत जो क्षेत्र है वो कहाँ है, हरियाणा में ही है। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ साथियों। अब अपन चलते हैं अगले युद्ध की ओर। गजनी से आया था मोहम्मद गौरी, इसके सेनापति का नाम भी हमने बात किया है ना, गवर्नर जो नियुक्त किया था वो गया जियाउद्दीन। और इधर पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम चामुंडराय था। और साथ में मैंने आपको बताया दिल्ली का जो गवर्नर था उसकी बात भी बताई। अब अपन पढ़ने वाले हैं तराइन का कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध। अब होता यूं है कि बात तो वही है, पक्ष तो वही दो है। इधर तो गजनी वाला जो पक्ष है वो कौन है, गजनी का शासक कौन है भाई, गजनी का जो शासक है वो आप लोग जानते होंगे, मोहम्मद गौरी। ये लो मोहम्मद गौरी है ना, इसे आप शिहाबुद्दीन गौरी कह सकते हो।
और इधर अपन बात किसकी करेंगे, अजमेर की। तो अजमेर में भी अपने वही है, और वह कौन कौन से, यानी अजमेर में अपने एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये बिल्कुल पीछे से है ना बेफिक्र हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि आपका जो दुश्मन है वो दोबारा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, दोबारा दावा करेगा। और इधर ये मोहम्मद गौरी क्या करता है, यहाँ से जाते ही युद्ध की क्या करता है, तैयारियां शुरू कर देता है। और अब की बार ये वापिस आएगा, और अब की बार देखो ये चाल भी खेलता है। और वह चाल कौन सी है, सबसे पहले ये काम करता है कि एक व्यक्ति को भेजता है दूत के रूप में, है ना, एक व्यक्ति को यानी दूत भेजता है किसके लिए, संधि के लिए। उसका नाम है किवाम उल मुल्क। किवाम उल मुल्क, यानी एक व्यक्ति भेजता है किवाम उल मुल्क नाम का। और ये व्यक्ति क्यों आता है और कहाँ जाता है, ये व्यक्ति कहाँ जाता है भाई, पृथ्वीराज चौहान के पास आता है। और किसका आदमी है ये, मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी इन्हें एक छलावे के रूप में भेजता है कि अगर हम संधि के लिए कोई प्रस्ताव भेजेंगे तो दुश्मन क्या हो जाएगा, सचेत नहीं होगा और थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। इस वजह से हम उस एक मौके में क्या करेंगे, भीतरघात कर देंगे, है ना, आक्रमण कर देंगे। तो यही फायदा उठाया किसने, मोहम्मद गौरी ने। और ये इनकी चाल समझ नहीं पाए, तो ये दूत भेजा गया किसके द्वारा, संधि करने के लिए किवाम उल मुल्क को। और ये जो पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं कि संधि के बहकाव में आगे थे, ऐसा देखो इतिहासकारी कहते हैं कि संधि के बहकाव में आगे थे। और ये कहते हैं कि इनके पास एक बहुत ही छोटी सी सेना थी, और वो संधि करने के लिए कहते हैं कि उस स्थान पर पहुंच जाते हैं ये, और उसका नाम क्या है, तराइन का ना, तराइन का जो स्थान है वहां पर। और इनके पास 10,000 सैनिक बताए जाते हैं, 10,000 जो सैनिक है वो इनके पास होते हैं। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। 10,000 सैनिक वो किसके पास थे, पृथ्वीराज चौहान के पास थे। और इधर जो सैनिकों की संख्या थी आपकी बार वो बहुत ज्यादा थी, और वो थी 1,20,000 की। कितनी थी, 1,20,000 की, ठीक है। उधर 10,000 की, इधर 1,20,000 सैनिकों की संख्या थी। और ये जो तराइन का जो मैदान होता है, अब की बार क्या होता है, यहाँ जो सेना है ये आक्रमण कब होता है, सुबह के टाइम होता है, यानी सूर्योदय हुआ ही नहीं है। आपली भाषा में कहा तो जानजर के ही, है ना, मतलब सुबह बहुत जल्दी आक्रमण कर दिया जाता है। और ये जो आक्रमण है, इस आक्रमण का जो ये मतलब सुबह सुबह इस समय राजपूत जो सेना है वो क्या नहीं है, तैयार नहीं है। और ये भी है ना अपने शौचादि कार्य में निवृत्त है कि इधर उधर गए हैं, आप लोग सब जानते ही हो। और वो है ना मतलब सुबह सुबह का जो नित्य क्रम है, कुछ लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, इस वजह से वो है ना शौचादि कार्य में क्या है, व्यस्त है, ठीक है। और इधर ये जो मोहम्मद गौरी है ये क्या करता है, ये जो शिविर होते हैं ना, इधर मान लो इसका जो शिविर है, और इधर किसका हो गया, पृथ्वीराज चौहान का शिविर है। और ये इस शिविर में आराम से बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे भी है। और ये क्या करता है, इसमें दीपक जलाए रखता है। देखो ये युद्ध किस प्रकार होता है, ये इसमें ना मसाले जलाए रखता है। क्या जलाए रखता है, मसाले जलाए रखता है, ताकि ये हो जाए, इनको ये आभास हो जाए कि दुश्मन की जो सेना अभी तक वहीं खड़ी है, आगे नहीं आ रही है। और लेकिन कुछ सैनिकों को यहाँ मसाले है ना जलाकर खड़ा कर दिया जाता है, और कुछ सैनिक इधर से और इधर से आकर के यहाँ जो तराइन का जो युद्ध है यहाँ पर आकर के क्या कर दिया जाता है, धावा बोला जाता है। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। सुबह सुबह आक्रमण बहुत ज्यादा तीव्र होता है, इसलिए यानी भयंकर संघर्ष के बीच क्या होता है, कहा जाता है। देखो मैं आगे की कहानी आप लोगों को अलग प्रकार से बताने वाला हूँ कि अगर कहा जाता है यहाँ पर, पहली बात तो ये इस युद्ध का निर्णय तो हो ही गया, पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार। जीत किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी की क्या हुई, जीत। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इस पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम भी आप याद रख लेना। पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा, आपने महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक सुना होगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम भी आपको याद रखना है, वो है नाट्यरंबा। घोड़े का नाम क्या है, नाट्यरंबा। कहा जाता है, कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था उसे चेंज कर दिया गया,
और वह घोड़ा बैठते ही नाचने लगा। इस वजह से वो घोड़ा नियंत्रण में नहीं हुआ, युद्ध भूमि से वो भाग भी खड़ा हुआ, ऐसी बात तो मिलती है। शायद इसमें ज्यादातर तो ये युद्ध के हारने की लिपापोती ज्यादा लगती है मुझे। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो युद्ध का जो आक्रमण है, ये इनका आक्रमण का समय वो सही नहीं है। एक तरीके से विश्वासघाता तीव्र आक्रमण, और दुश्मन है ना किसी भी प्रकार की नीति को अपना सकता है, उनको क्या होती है, छूट होती है। और राजपूत लोग जो अपने धर्म के ऊपर अड़िग रहा करते थे, ये धर्म युद्ध पर ज्यादा यकीन और विश्वास किया करते थे। तो अब देखो इस प्रकार की बात मैंने आप लोगों को बताई है। और यहाँ पराजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, और विजय किसकी हो गई, विजय किसकी हो गई, मोहम्मद गौरी की। इस विजय का जो परिणाम क्या होता है वो ये होता है, ये एक भारतीय इतिहास का क्या है, भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध है। इतिहास का निर्णायक युद्ध, निर्णायक युद्ध भारतीय इतिहास का क्या है, निर्णायक युद्ध है। और एक चीज वो भी याद करना, इसके अंदर यानी ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इस युद्ध के कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, ये दो परिणाम होते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, इससे पहले मुस्लिम कहीं अपनी सही तरीके से जड़ नहीं जमा पाए थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या है, अपनी सत्ता कायम कर दी। और उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इस युद्ध के बाद भी। अभी ये युद्ध है, अभी मैंने यहाँ एक मोड़ पर छोड़ा है, यानी ये नहीं कहा है कि पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। हार जरूर मैंने बता दी है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। स्पष्ट मत तो यही बताया जाता है, प्रमाणिक मत कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। लेकिन एक अपने विद्वान है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्र प्रदायी, तो वो अपना अलग ही मत देते हैं। उसकी बात अपन है ना, वो भी इंटरेस्ट मतलब आनंददायक है, वो भी अपन करने वाले हैं अगले दिन। आज की कक्षा को मैं संपन्न करता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।